अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? हम आ गए हैं कि हम नहीं आए? हम आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। और आप हमें ज़रूर बताइएगा लिख के। हम वैसे लिटरली आपस में बात कर रहे थे, अभी दिसंबर शुरू हुए हुए भी 1-1.5 हफ्ता होने वाला है, 1 हफ्ते से तो ऊपर ही हो गया है। लेकिन कराची में बीच में कुछ दिन हमें महसूस हुआ कि ठंड ज़रा आ गई है, लेकिन कल परसों से फिर लग रहा है कि हाँ नहीं, ज़रा मोतदिल मौसम ही है, कोई ठंड वंड वाला फैक्टर उस तरह से नहीं है। मोतदिल मींस मॉडरेट। मुझे आज लग रहा है कि थोड़ी सी ठंड आपको लग रहा था? हाँ, मुझे थोड़ी सी ठंड फील हो रही थी। और फिर एक वो लुक भी आ जाती है ना, एक स्मॉगी फॉगी टाइप लुक भी, तो वो भी फील हो रहा था। क्योंकि जहाँ से मेरा एक व्यू है जिसको मैं देखती हूँ, उससे मैं गेज करती हूँ हाँ। कि मौसम क्या है। लेकिन इनकी आंखें सर्टनली दर्जा हरारत का गेज नहीं है और उसका कोई स्केल नहीं है, इसलिए जो मौसम वैसे हमें दर्जा हरारत को देख के पता लग रहा है वो ये है कि इतनी कोई सर्दी खास नहीं है, लेकिन इंतजार है हमें भी सर्दी का। बाकी मुल्क का अहवाल आप हमें प्लीज लिख कर बताइए। वी आर इन कराची, तो दर्जा हरारत से तो आप बहुत एक्सपेक्टेशन ना रखें कि कोई माइनस में बात जाएगी या एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन की बात हो ही रही है तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्या एक्सपेक्टेशन है कि वफाक वहाँ गवर्नर राज लगाएगा या नहीं लगाएगा? इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन। और केपी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सियासी हम आहंगी और मुफाहमत के रास्ते मजीद तंग हो गए हैं। सूबे में गवर्नर राज नाफिज होने के खदशात जो है वो मजीद जोर पकड़ गए हैं। और सियासी जमातों और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से अगर सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया जाता तो मामलात उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए। ठीक है जी, तो ये है एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी लग रही है। और साथ ही आपको बता दें कि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र तो असेंबली में कह चुके हैं कि गवर्नर राज आईनी रास्ता है, कोई मार्शल लॉ नहीं, तो उसकी तौजीह भी दे रहे हैं। और कई वुज़रा ने कल फिर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज के इशारे दिए हैं। साफ नज़र आ रहा है कि रियासत और उसके अदारे PTI और बानी की मौजूदा तर्ज सियासत को अब किसी तौर बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स लेट्स नॉट फॉरगेट द प्रेशर आइदर। तौजीह वाज नाइस कमिंग फ्रॉम यू। थैंक यू। सुने क्या कह रहे हैं मिनिस्टर के अंदर एक डिक्टेटरशिप चल रही है। इनके कायद की जो पॉलिसीज क्या उनके साथ ये इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? इनकी आधी से ज्यादा पार्टी के लोग वो इत्तेफाक नहीं करते। हमें पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है कि आप खुदारा कोई रिश्ता निकालें। गवर्नर राज 2 महीने के लिए लगाएंगे कि 2 साल के लिए लगाएंगे, क्या करेंगे? सीरियसली इस पे हम कंसिडर कर रहे हैं। आपको पता है कि आप इक्तदार तक कैसे पहुंचे? अगर पाशा या फैज ना होते तो आप तो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, वजीर आजम बनना तो दूर की बात। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। करें आए अब अडयाला के बाद तमाशा, आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। ना सिर्फ वहाँ ये तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहाँ के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहाँ पर वो महफूज रह सके। मुज़ाकरात करें, एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है जो मुल्क की कौमी सलामती के लिए थ्रेट हो, जो मुल्क की दिफा के लिए थ्रेट हो, और जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुल्क के दिफा और मुल्क के अदारों के खिलाफ साजिश करे, उसके लिए आइन के अंदर सजा बहुत वाज़ेह है। इसी तरह निपटा जाएगा जैसे एक मुल्क दुश्मन के साथ निपटा जाता है। ज़बान खींचने और कहीं और मुंतकिल तक करने तक की बात हो गई है। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा सियासी जलसों में वफाकी हुकूमत को कल के बजाय आज गवर्नर राज लगाने का चैलेंज दे रहे हैं, मगर पार्टी के कुछ संजीदा रहनुमाओं का ख्याल है कि किसी सियासी शख्सियत को सियासी निज़ाम से निकालने या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से हालात मज़ीद बेहतर होने के बजाय ख़राब होंगे। ख़ास तौर पर एक ऐसा सूबा जो पहले ही इंतहा पसंदी, इंतहाई पॉलिटिकली पोलराइज्ड है और दहशतगर्दी का भी शिकार है, मगरबी सरहद पर जंग जैसे हालात भी पैदा हो चुके हैं, वहाँ पे शायद ये सूदमंद ना साबित हो। मैं आपको ये बताऊं, खान साहब कभी माइनस हो ही नहीं सकता, और ये जो माइनस वाली बात है उसको ख़त्म करो। गवर्नर रूल इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं लगेगा, नहीं लग सकता, नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाए। सुबह जो है ना, सुबह में अनसर्टेनिटी ना हो, सुबह में कमोशन ना हो, सुबह में हालात ना ख़राब हो। आप ये चाहते हैं कि हालात ख़राब हो। गवर्नर रूल तो आप इशारा दे रहे, लोगों को इग्नाइट कर रहे, लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि वो कानून को अपने हाथों में ले ले और निकले। -1 पे तो गौर करने की जरूरत भी नहीं, ना आपको सवाल पूछने की जरूरत है।
और उसका वजह ये है कि PTI का जहाँ तक ताल्लुक है, PTI जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान के बगैर PTI कुछ नहीं। तो -1 की पॉसिबिलिटी सिर्फ तब होती है जब एक पार्टी किसी और के साथ चल सके, यहाँ तो सोचना भी मुमकिन नहीं। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ये तय हुआ है कि खान साहब का जो भी स्टेटमेंट आए वो जेल के बाहर खड़े होकर जो व्हील होकर मोबाइल पकड़ के उनको उस तरह से नहीं देना चाहिए, ताकि हमने मामले को बड़ी दानिशमंदी के साथ बड़े तो इसका मतलब है आगे लेकर चलना है। पार्टी की लीडरशिप को ये एहसास है कि इन सारे हालात में हमने वो काम कर रहा है कि जिससे इमरान खान की रिहाई हो। सियासी इख्तिलाफात हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं कि वैसे भी सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, अफगान बाशिंदों की वतन वापसी और अफगानिस्तान में तालिबान रजीम से ताल्लुकात के मामले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसीज़ वफाकी हुकूमत से बिल्कुल अलग हैं और जाहिर है कि ऐसी पॉलिसीज़ को रियासत अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझती है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में फ़ौजी अफसरान से खिताब में 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया कि तालिबान के पास ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें काफ़ी अरसे से कर रही है और दूसरी तरफ अब्दुल्ला, जिस तरह आप भी कह रहे थे कि कुछ PTI रहनुमा ऐसे हैं जो जलसे जुलूसों में हुकूमत को कल के बजाय आज गवर्नर जो राज है लगाने का चैलेंज दे रहे हैं कि कर लो भाई। शायद वो समझते हैं कि इस फैसले से अवाम वफाकी हुकूमत के खिलाफ मजीद मुश्तइल होंगे, कोई एहतजाज हो सकता है, उनकी तहरीक को हवा मिलेगी, उनकी तहरीक में जान आएगी जिससे उन्हें सियासी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हुकूमती हल्के भी मुमकिन रद्द अमल से आगाह हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत अगर कोई ऐसा फैसला करती भी है तो यकीनन ये खुशी का फैसला तो नहीं होगा। इट कैन गो ईदर वेज। सो जाहिर है हुकूमत चाहती है कि गवर्नर राज लगे, अब लग तो यही रहा है कि लगे, लेकिन वो साथ में कॉशियस भी हो रहे हैं कि अगर कोई तहरीक इसके नतीजे में बन गई तो उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, आजकल का सबसे हॉट टॉपिक यही है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने जा रहा है या नहीं। अब ये बात करने वालों के पास बहुत सी वजूहात हैं। उधर तहरीक इंसाफ कह रही है कल के बजाय आज लगा लें। हुकूमत एक तरह से एंटी स्टेट हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की, वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। आपके ख्याल में ये वजह काफ़ी है? क्योंकि इससे पहले भी एक तवील फहरिस्त है हमारे पास उन लोगों की जिनको एंटी स्टेट कंसिडर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है और आप ये नहीं कह सकते कि गैर आइनी काम है, क्योंकि आइन में उसका तस्करा है। अगर वो आइन में उसका तस्करा हो तो फिर हम बात है कि गैर आइनी काम है। और मैंने हमेशा ये बात की है कि ये गवर्नर राज लगाना, ये जो है ये सूबाई हुकूमत के किरदार या उसके जो है जो भी वो एक्ट करते हैं उसके ऊपर है। अगर सूबाई हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या अमन के लिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस कर रही हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और हमारा जो वफाक के साथ इशूज़ हैं उनके साथ भी मैं समझता हूँ कि बग़ैर वफाक के हमारा सूबा नहीं चल सकता। हमारे बहुत से इशूज़ हैं वफाक के साथ, उनके साथ जो है मैं समझता हूँ कि अगर ऑन बोर्ड होते हैं तो गवर्नर राज नहीं लग सकता। और अगर वो इसी तरीके से एंटी स्टेट चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, अगर वो बोलेंगे उन लोगों से मुज़ाकरात करें जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, जो हमारे फ़ौजियों को और FC को और पुलिस के अफसर और नौजवानों को शहीद करते हैं, तो उनके साथ तो मुज़ाकरात की सूरत नहीं हो सकते। जो हमारे आइन और कानून को नहीं मानते, और हम मिलिट्री से क्यों मुज़ाकरात करेंगे, किस लिए मुज़ाकरात, जो बंदूक उठाकर फिर रहे होते हैं। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों के ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये सूबाई हुकूमत की है कि वो अगर वो स्टेट के साथ, रियासत के साथ मिलकर जो है वो काम करते हैं तो शायद गवर्नर राज नहीं लेगा। अगर रियासत के साथ नहीं मिलते हैं तो फिर गवर्नर राज लगने का ख़तरा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी और ख़ासकर पाकिस्तान की पार्टी हमेशा हम ये कहते हैं कि सबसे पहले रियासत है, उसके बाद सियासत है। तो यानी सब कुछ कंडीशनल है और रियासत के साथ काम करेंगे तो शायद कुछ काम आगे बढ़ सकता है। ये बताएं कि अगर गवर्नर राज तक बात जाती है हुंडी साहब, तो जाहिर है कि आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी आनी है। बड़े ज़बरदस्त गवर्नेंस के चैलेंजेस जो हैं वो होंगे। इस सूरत में आप समझते हैं कि ये सब हैंडल किया जा सकता है? तहरीक इंसाफ से बेहतर परफॉर्मेंस देना मुमकिन है? देखें, ये तो इफ़ एंड बट की बात होती है कि गवर्नर राज लगेगा, आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आप कैसे परफॉर्म नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में आएगी वो तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। मुझे बताएं कि 13 साल के दौर में इन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट्स बताए हैं। अभी 2 साल में मुझे गवर्नर हुए, 2 साल मतलब है कि 2 बजट्स मैंने देखे, 2 बजट्स में एक भी मेगा प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं आया। मैं अभी देखें CM साहब का अपना एक हल्का है जो इस वक्त जो खैबर का है। आप खैबर में डेवलपमेंट देखें कि इनको कितने फ़ंड वहाँ पर दिए गए। अपने अब देखें
हम अगर ये कहते हैं खैबर में इस वक्त जो टेंशन बनी हुई है या मिलिटेंसी है या बाकी जो इशूज़ आ रहे हैं, तो CM साहब को होम डिस्ट्रिक्ट तो ये कि CM साहब बैठें अपने डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। वहाँ पर जो क्या कहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करें। वहाँ पर जो है जो मंशियात की बात हो रही है या बाकी चीज़ें हो रही हैं, स्मगलिंग की बात हो रही है, उन चीज़ों को कंट्रोल करें। क्योंकि इस वक्त वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, सारे इदारे उनके साथ हैं, चाहिए तो ये कि उन चीज़ों को कंट्रोल करें। आप देखें कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के पैसे हैं कहाँ पर खर्च हुए, आज तक एक पुलिस स्टेशन नहीं बना, कोई जो है आप देखें कि उसमें पुलिस लाइन नहीं बनी या सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर काम नहीं किया गया। पुलिस को जो है वो हमारी बड़ी बहादुर पुलिस है, लेकिन उनकी जो है वो ट्रेनिंग नहीं की गई या उनको जो है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई हैं जो मिलिट्री के साथ वो मुकाबला कर सकते हैं असले की सूरत में। लिहाजा अब आप कहते हैं कि जी फ़ौज भी निकल जाए। अगर फ़ौज हमारे सूबे से निकलती है तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम 2-3 दिन से ज़्यादा अपने सूबे को भी संभाल सकें। अब गवर्नर साहब मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं, इट कैन गो ईदर वेज। एक ये है कि गवर्नर राज लग जाए और एक एंटी स्टेट सेंटिमेंट को हवा मिले, कोई तहरीक शुरू हो, PTI को मज़ीद सियासी फ़ायदा हो, पहले ही काफ़ी सियासी फ़ायदा हो चुका है बहुत से इनिशिएटिव्स का, बहुत सी चीज़ों का जो वफाक ने लिए हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि हुकूमत गवर्नर राज वाला ऑप्शन एक तरफ रख दे, तहरीक इंसाफ सूबे में जिस तरह की पॉलिसीज़ पर अभी कायम हैं इसी तरह चलती रहे। गुजारा हो सकता है इस तरह की पॉलिसी पर कायम रहते हुए भी? आपको लगता है वक्त कट जाएगा या फिर दूसरे वाला ऑप्शन जिसमें रिस्क भी है वफाक के लिए उसी पे काम करना पड़ेगा? इस तरह मैं समझता हूँ कि गुजारा अब जो है वो होना मुश्किल है। अगर तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसियों पे जो है वो नज़रसानी नहीं करती है, वो चीज़ों को नहीं देखती है और वो रियासत को सबसे पहले नहीं रखती है और अपने जो है सूबे के मुतल्लिक नहीं सोचती है, तो देखिए एक चीज़ होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं आपको वो दवाई देते हैं या आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं और जब आखिरी स्टेज आती है तो कहते हैं कि नहीं इन चीज़ों से नहीं होता, आपको ऑपरेट किया जाएगा। तो आप समझिए गवर्नर राज जो है वो एक ऑपरेशन की चीज़ होती है। अगर वो चीज़ें मतलब है कि अगर आप देखें कि मिलिटेंसी दिन ब दिन बढ़ रही है, हम मिलिटेंसी के मुकाबले के लिए हम इकट्ठे नहीं होते हैं, हमारे सूबे के हालात ख़राब हो रहे हैं। देखिए हमारे सूबे के नौजवान भी, हमारे सूबे के लोग भी चाहते हैं कि हमारे सूबे में तालीम आम हो, हमारे सूबे में अमन हो, हमारे सूबे में खुशहाली हो, हमारे सूबे में तरक्की हो। तो कैसे होगी? अमन होगा तो खुशहाली और तरक्की होगी। आज सूबे खैबर सिंध और पंजाब एक दूसरे के साथ मुकाबले में कि हमारे जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। बलूचिस्तान को आप देखें वो उनके साथ मुकाबले में करने के लिए जा रहे हैं कि हम वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ। वहाँ पर जो है पंजाब और सिंध माजी में नहरों पे लड़ रहे थे। हमारे तो चीज़ें, हमारे तो मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हम तो अपनी चीज़ों पे रो रहे हैं कि हमारे अमन नहीं होगा, वहाँ पे तरक्की कैसे आएगी, खुशहाली कैसे। हम रोड्स को रो रहे हैं, हम जो है अपने हमारे जो वाटर रिसोर्स है 91 एकड़ के बाद जो हमें पानी का शेयर मिल रहा था आज उसको हम रो रहे हैं। हमारे वफाक के साथ बहुत से मसाइल हैं, उसका मुकदमा कौन हमारा लड़ेगा? अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि हमने पाकिस्तान बंद करना है, खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना है, रोडों पे निकलना है, हमने एहतजाज करना है, हमने धरने देने हैं, तो हमारा मुकदमा वफाक में कौन लड़ेगा अगर हम इन चीज़ों पे करेंगे? और इनके जो बानी चेयरमैन हैं वो धरनों से नहीं निकलना, रोड ब्लॉक करने से निकलना, उनके जो करतूत हैं उनकी सज़ा भुगतेंगे, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे। और उनकी जो फोरम है लड़ने का वो है अदालतें। इनके जो अब तो चेयरमैन नहीं रहे गालिबन इलेक्शन कमीशन के बाद, जो गौर अली खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बहुत बड़े बड़े इनके पास वकला हैं, तो जाएँ अदालतों में लड़ें। रोडों पे तो इन्होंने पहले कई साल गुजार लिए हैं और रोडों पे तो इनको कोई रिलीफ नहीं मिलना, NRO भी नहीं मिलना। और कोई नई बातें देखें, पाकिस्तान में किसने जेल नहीं काटी? कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, मोहतरमा शहीद ने, वली ख़ान ने, बादशाह ख़ान ने, इनके जो भी लीडर हैं जिनको इन्होंने इम्पोर्ट किया है, महमूद खान चकज़ई, जिनके मुतालिक क्या क्या कुछ नहीं कहते थे, तो आज उनके वाले साहब ने कितनी जेल गुजारी है। तो आप देखें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, किसने यहाँ पे, फरियाल तालपुर साहब, किसने जेल नहीं काटी है? इन्होंने भी 1.5-2 साल जेल नहीं काटी और मच के आंसू रो रहे हैं और अपनी करतूतों की सज़ा भुगतेंगे। वो एक कन्विक्टेड शख्स हैं। आप कहते हैं कन्विक्टेड शख्स मेरा सूबा चलाए और मेरा मुल्क चलाए। एक कन्विक्टेड शख्स को आप कैसे कह सकते हैं आपका सूबा और मुल्क चलाएगा? आपके पास देखें पीपल्स पार्टी पे भी ये दौरा है, PMLN पे भी दौरा है, उनकी सेकेंडरी लीडरशिप ने अपनी पार्टियों को चलाया है, अपनी पार्टियों को आगे लेकर गए, तो इनकी सेकेंडरी लीडरशिप मौजूद है तो चलाएं अपनी, अगर वो चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं हमने तो मुलाकात करनी है, हमने काबीना बनानी है, हमने मुलाकात करनी है तो हमने फ़ंड्स देने हैं, हमने मुलाकात करनी है तो हमने ये करना है। तो मतलब आपने हमेशा ही करनी, तो अगर वो नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? लिहाजा आप अपने सूबे पर तो वजह दें, सूबा बहुत क्राइसिस में है, हमने अमन अमान कायम करना है, हमने सूबे की तरक्की करनी है, हमने सूबे की खुशहाली के लिए लेके जाएँ। तो ये वाकई होगा कि हम अपने सूबे पे फोकस करेंगे तो ये चीज़ें होंगी।
अच्छा कुंडी साहब, आप बार बार उनको कन्विक्टेड आदमी कह रहे हैं, वो तो कन्विक्शन को भी नहीं मानते, मतलब उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो इस कन्विक्शन को मानते नहीं है ना। इन एनी केस आगे बढ़ते हैं। आप बताएं कि अभी आपके पास एक नीम सियासी ओहदा है, लेकिन आप अरसा दराज से खालिस सियासी कारकुन रहे हैं। किसी भी जमात पर पाबंदी या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमूमी तौर पर जमहूरी लोग पसंद बिल्कुल नहीं करते। तो अगर आप किसी मुफाहमत का कोई चांस देखते हैं तो वफाक और सूबे के दरमियान बातचीत के लिए, मुफाहमत के लिए कोई किरदार अदा करने को आप तैयार हैं? वुड यू बी रेडी टू डू दैट? कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है? देखिए, पहली बात तो है बिल्कुल मैं जो है वो नीम सियासी ओहदा है, मैं रियासत का जो है यहाँ पर नुमाइंदा हूँ, वफाक का यहाँ पर मैं नुमाइंदा हूँ। बात यह है कि नौबत क्यों आएगी सियासी, कोई किसी की ये तो नहीं है कि मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो मैं उसका की सियासी जमात, ये माजी में होता रहा है। माजी में PTI के वज़रा नैब के दफ्तर से निकलते थे और कहते थे कि अगले हफ्ते फ़लाँ बंदा पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फ़लाँ बंदा पकड़ा जाएगा, ये होगा। इनकी ख्वाहिश थी कि तमाम अपोजिशन जेल में चली जाए और हम बार रहें और अपनी हुकूमत करते रहें। यार देखें, आप इस हद तक क्यों जाते हैं कि आपकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगती है। तो एक चीज़ होती है जब जाती है हुकूमत, एक फ़ैसला करती है, हुकूमत देखती है कि आप इस हद तक पहुँच गए हैं कि इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, तो क्यों आप उस नौबत तक लगे। आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली जो है अगर आप काम करेंगे तो कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे तो एक आखिरी हद है, वही बात होती है कि आप यहाँ तक इस नैच तक क्यों जाते हैं कि आपको इसके ऊपर आपके ऊपर पाबंदी हो या आप ऐसी चीज़ें करें जिस पे आप अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। डिलीवर आप कर नहीं सकते हैं और सियासी शहीद बनना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप सियासी शहीद न बने, लेकिन जब इस हद तक जाएंगे जहाँ पर आखिरी जब ऑप्शन होगी कि पाबंदी लग जाए तो फिर तो वफाक ने फ़ैसला करना है और काबीना ने फ़ैसला करना है, रियासत ने फ़ैसला करना है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। रियासत ने फैसला करना है, लेट्स सी क्या फ़ैसला करती है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनकी ज़रूर ये ख्वाहिश थी जब वो हुकूमत में थे कि तमाम अपोजिशन जेल में रहे, लेकिन अब अगर देख लें तो सूरत हाल बिल्कुल उसके उलट है और वो भी 2.5 साल से खुद जेल में हैं। अच्छा, लेट्स गेट अनदर पर्सपेक्टिव। और हमें ज्वाइन किया इरशाद भट्टी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इरशाद भट्टी साहब, पहले तो चलें यही बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल दो टोक अंदाज में ये वाजे कर चुकी है कि माइनस इमरान तो को बात ही नहीं होगी, कोई ऐसा फार्मूला नहीं कबूल होगा। कहते हैं कि पार्टी एक ही शख्स के नाम पर तो है, तो पीछे बचेगा क्या, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू एज वेल। आप इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बदकिस्मती ये है या हमारे यहाँ शख्सियात की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पार्टियाँ मजबूत नहीं होती, यहाँ शख्सियात मजबूत होती हैं। और मुस्लिम लीग नून क्या है? नवाज शरीफ साहब। पीपल्स पार्टी क्या है? भुट्टो ख़ानदान। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इमरान खान का दूसरा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इमरान खान को माइनस करना वक्ती तौर पर तो हो सकता है आप कामयाब हो जाएं, मगर याद रखिए कि जब ज़ियाउल हक दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी बनी थी? पीपल्स पार्टी की, जिसको ज़िया साहब माइनस कर चुके थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ के बाद पहले इक़्तिदार में कौन आए थे? पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो सब समझ चुके थे कि शायद माइनस हो गए। तो माइनस तो नहीं किया जा सकता वक्ती तौर पर, हाँ कुछ असरअंदाज हो सकती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं। अच्छा भट्टी साहब, अब यहाँ से आगे तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात आपको कहीं कोई गुंजाइश निकलती नज़र आ रही है? कोई रास्ता निकल सके, कोई रास्ता निकालने की कोई कोशिश करे, या अभी आपको लग रहा है कि हालात यहाँ से और ख़राब होंगे? जी मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो सियासत करें, अपनी सियासत पर नज़रसानी करें। उन्हें सियासत करनी है, लड़ाइयाँ नहीं लड़नी। और तहरीक इंसाफ वालों से ये भी कहना है कि कौमी असम्बली से निकलने से लेकर सूबाई हुकूमतें, अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ने से लेकर मीर जाफ़र मीर सादिक से लेकर आज तक जो कुछ भी उन्होंने किया है उससे उनको क्या मिला है? मकबूलियत तो है, मकबूल तो वो हैं, लेकिन आउटपुट क्या निकला है? तो अगर वो समझते हैं कि खसारे में हैं या वो इससे बेहतर पोजीशन में हो सकते थे, तो उन्हें अपनी सियासत पर नज़रसानी करनी चाहिए। सियासत नाम ही बंद दरवाज़ों के खोलने का है। थोड़ा सब्र करें, थोड़ा हौसला रखें, थोड़ा एक कदम पीछे हटकर सियासत करें और अपनी सियासी स्पेस वापस लें। चलिए जी, ये मशवरा तो हमारे तवस्सुत से आपका मशवरा पहुंच गया होगा। वैसे आप खुद भी मशवरा इंश्योर देते ही होंगे उन्हें, दोस्त हैं आपके सारे। सो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।
ऑलराइट, ओके, चले इस टॉपिक को यहाँ थोड़ी देर के लिए क्लोज करते हैं। अच्छा, जियो पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल से आपको पता है हम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल आपसे शेयर करते हैं, हम अपने वेट लॉस एंड फिटनेस जर्नीज़ आपको बताते रहे हैं और बताते रहे हैं कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है वर्किंग आउट, एक्सरसाइज को। तो इसी इशू पे हम आज बात करेंगे और ये देख के आपको समझ भी आ गई होगी कि आज हम ये बड़ा अहम इशू है जिस पे हम बात करने वाले हैं। एक हालिया स्टडी में आपको बताएं इंकशाफ हुआ है कि मोटापे के शिकार लोगों की तादाद जो है दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। चेक दैट फिगर आउट। और मोटापे की रोकथाम के लिए मजबूत इक़दामात ना किए गए तो 2030 तक मोटापे के शिकार अफराद की तादाद दुगनी हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा। मतलब हमारे यहाँ जब नॉर्मल डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस ये हो ना कि किसी के कपड़े बन रहे हो, पर्टिकुलरली शादी ब्याह पे किसी के कपड़े बन रहे हो, चाहे लड़की के बन रहे हो लड़के के बन रहे हो, तो वो इसलिए खुले सिलवाए जाते हैं क्योंकि मोटे तो हो ही जाना है। मतलब दिस इज that much okay in our society. एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, वजन तो बढ़ेगा ही, वजन तो बढ़ी जाना है। और इसको ऑल्सो इसको मिला दिया जाता है एज के साथ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वजन भी बढ़ता है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, it doesn't have to be like that। और मोटापे को सेहत के आलमी मसले के तौर पर देखा जा रहा है। अब गुज़िश्ता साल दुनिया भर में अंदाजन 37 लाख अफराद मोटापे के बायस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। इट इज़ दैट सीरियस। और इसके खात्मे के लिए गेट्स फार्मा की जानिब से खसूसी मुहिम शुरू की जा रही है जिसके तहत हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसका भी आपने देखा भी है जिक्र। और इस हेल्पलाइन का मकसद लोगों को मोटापे से निजात के लिए रहनुमाई फराहम करना है और इस पे आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम नईम, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपने वक्त। डॉक्टर साहब, एक तो ये इदराक होना भी मुश्किल होता है, थोड़े से सेंसिटिव भी ज़ाहिर है माशरा हो गया है, दुनिया हो गई है। किसी को आप कुछ कह दें तो ज़ाहिर है उसमें भी आपको मोहतात रहना पड़ता है। अब बताइए, हम यहाँ पे मोटापा या ओबेसिटी या वज़न की ज़्यादती एज अ बीमारी बात कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग से बिल्कुल दूर बात कर रहे हैं कि किस तरह आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मुतासर कर रहा है, कर सकता है। किस स्टेज पे या किस वज़न पे जाके मोटापा बीमारी या वज़न की ज़्यादती बीमारी बन जाती है? देखिए, मोटापे के स्टेजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूँ तो मोटापा ही एक बीमारी है। हमें लगता है कि शायद ये एक नॉर्मल वेरिएंट है। जैसे हर किसी की पर्सनैलिटी के अपने वेरिएंट होते हैं ना, कुछ लोग ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, लेकिन वही ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी जब डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाए तो प्रॉब्लम होता है, ओसीडी बन जाए। इसी तरीके से मोटापा है। कुछ लोगों के जिस्म के अंदर ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ऑलरेडी वो थोड़े से ओबेस होते हैं, थोड़े से ओवरवेट होते हैं, लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं तो हम फिर उसको ओवरवेट और ओबेसिटी की डेफिनेशन में ले आते हैं। अगर हम WHO की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा चर्बी, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं। अब वो जब जमा हो जाएगा तो डेफिनेटली वो डैमेज पैदा करेगा। कमर का साइज ना हमारे यहाँ यूजुअली ज़ेरे बहस रहता है। एग्जैक्टली, कमर ये जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है ये कितना होगा तो हम अच्छा देखिए, वेस्ट सर्कमफेरेंस को हम यूजुअली सेकेंडरी क्राइटेरिया में डालते हैं। प्राइमरी क्राइटेरिया हमारा हमेशा से BMI रहता है, बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए। और हम एशियंस में अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है तो ये ओवरवेट कहलाता है, 25 या उससे ज़्यादा है तो इसे ओबेसिटी कहते हैं। फिर सेकेंडरी क्राइटेरिया के अंदर ये आता है कि अगर आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस स्पेशली फीमेल्स का अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मेल का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, विथ BMI ज़्यादा होना, तो ये हाई रिस्क पोटेंशियल के अंदर आ जाता है। और ज़्यादा कुछ लोग और कुछ फैमिलीज रादर जो होती हैं वो प्री डिस्पोज्ड होती हैं, मतलब उनकी एक फैमिली चला आ रहा होता है कि सारे ओवरवेट होते हैं, वजन ज़्यादा होता है और बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि दिस इज़ हाउ वी आर। ये एक्सेप्टेंस जो है ये ऑलरेडी सोच लेना कि हम तो पूरा ख़ानदान ही इस तरह चले हुए आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, मोटापा हमेशा से मल्टीफैक्टोरियल होता है, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो हम एशियंस की जेनेटिक्स ऑलरेडी मोटापे के लिए प्रोन है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पता है कहाँ से निकला? हम जो एशियंस या साउथ ईस्ट एशियंस हैं, पुराने ज़माने के अंदर होता यह था कि यहाँ खाने की कमी थी, गरीब लोग थे, बहुत खाना कम हुआ करता था, तो हमारी बॉडी ने जिस्म को ऐसे अडॉप्ट किया कि जो खाना खाया जाता था वो उसे लिपिड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती थी। अब हमारे जीन्स भी चेंज हो गए, अब वो खाने की कमी तो ख़त्म हो गई लेकिन हमारे जीन्स अभी वैसे के वैसे ही। यही रीज़न है कि हम कम खाकर भी मोटे हो जाते हैं। अब सवाल है कि हम इसमें करें क्या? तो इसका जवाब है कि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कैलोरीज इंजेस्ट करते हैं और आप कैलोरीज बर्न करते हैं। अगर आपकी इंजेक्शन ज़्यादा है, बर्निंग कम है, यानी आप खाना ज़्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो ज़ाहिर है वो चर्बी में कन्वर्ट हो गया। देखिए, ये कहना आसान है लेकिन जो लोग एक्चुअली इसका शिकार होते हैं
उनके लिए अपनी भूख पे काबू रखना, भूख कंट्रोल रखना या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना एक चैलेंज हो जाता है। और फिर भूख के साथ साथ और कितनी चीज़ें होती हैं, गुस्सा होता है, एक आपका शॉर्ट एनर्जी टेम्पर आप हो ड्रेन जाते होता है, हैं, एनर्जी लॉस होता है। काम पे ऐसे में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब फिर ज़ाहिर है एक वर्किंग आउट, जिम, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर हमने देखा दुनिया में अमीर लोगों ने प्राइमरीली, आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले जो चेंज आता है ना, आप कोई भी अमीर आदमी मोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास अफोर्डेबल, उनके वो बर्दाश्त कर सकते हैं पैसा खर्च करना ऐसे सॉल्यूशंस पे जिससे वो अपना वजन कम कर लेते हैं। या फिर कोई भी अमीर आदमी अब गंजा नहीं होता। यू नो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नाउ। GLPs यानी कि मोटापा कम करने वाली दवाइयाँ लोगों ने लाखों रुपए के इंजेक्शन मिलते थे जिनको मुख्तलिफ नामों से दुनिया जानती है, वो इस्तेमाल करना शुरू किए। क्या वो सही होते हैं, सेफ होते हैं? देखिए ये ना बड़ा कंपेरेटिव सवाल है आपका, ठीक है। अगर हम फार्मेकोथेरापी की बात करें कि किसको ड्रग देनी है, किसको मेडिसिन देनी है, तो इसमें गाइडलाइन बड़ी क्लियर है। अगर आपका BMI 25 या उससे ज़्यादा है एशियन पॉपुलेशन में, तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और मेडिसिन के काम होते हैं, हम इसे कहते हैं रिस्क बेनिफिट रेशो। रिस्क बेनिफिट रेशो क्या होता है? आपको क्या बेनिफिट होंगे मेडिसिन लेने से? एक मोटा बंदा अगर GLP थेरापीज़ लेकर अपना वज़न कम करेगा तो दिल के दौरे से बच जाएगा, डायबिटीज़ से बच जाएगा, ब्लड प्रेशर से बच जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बच जाएगा, जिगर की खराबी से बच जाएगा, घुटनों की खराबी से बच जाएगा, कमर के मोहरों की खराबी से बच जाएगा। ये बेनिफिट्स हैं। रिस्क क्या है? रिस्क है मैदे में जलन हो सकती है, वॉमिट हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये जनरल से रिस्क है। मैं अपने मरीजों को मैनेजेबल है, तो इन रिस्क को अगर मैं रखूं और इन बेनिफिट्स को रखूं तो जमीन आसमान का फर्क है। कोर्स होता है जिसको करना पड़ता है और इट इज जिस तरह इंसुलिन लगती है आपको, ये सारी उम्र लेनी होती है दवाई या इंजेक्शन, क्या होता है? देखिए ये भी डिपेंड करता है। स्टार्ट तो हम हमेशा करते हैं, आप ना हमेशा टारगेट बनाते हैं कि जी ये मेरा टारगेट है, मुझे आपके वेट को 23 के BMI तक लाना है, ठीक है। पहले तो आप ये टारगेट हासिल करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि अब हमने हासिल कर लिया है, अब इसको हम मेंटेन कैसे रखेंगे। तो नॉर्मली टारगेट हासिल करने के लिए GLP थेरापीज आर वंडरफुल। जब एक दफ़ा टारगेट हासिल हो जाए उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वेट मेंटेनेंस कैलोरीज देते हैं पेशेंट को। कैलोरीज हमेशा दी जाती हैं। अवेयरनेस सबसे पहले होती है। फिजिकल एक्टिविटी बिना बताए, डाइट बिना बताए हम कभी GLP थेरापीज़ नहीं देते हैं। अगर उससे पेशेंट का वेट मेंटेन रहता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं रहता तो हम लो डोज में GLP थेरापीज़ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये बहुत सालों से अवेलेबल हैं और एक कंपेरेटिवली दूसरी थेरापी से या दूसरी दवाइयों से सेफ है। नहीं हो सकती लोगों की कि एटलीस्ट हम ये GLPs ही लेते रहें और हमें खुद कुछ ना करना पड़े, जो कि ऑब्वियस चीज जिसके लिए कौन सा आसान है। मतलब जब हम इन इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं जिनके बहुत सारे ब्रांड्स आपको पता ही होंगे, लाखों की बात आती है। नहीं ये देखिए, ये अब मैं आपको बताऊं, अब यहाँ ये महंगे वाला सवाल तो आउट हो गया ना। उसकी वजह ये है कि ये पहले तो इंपोर्टेड होते थे, 1.5 लाख पौने 2 लाख के बाहर के, तो अब यहाँ भी बन रहे हैं। अब यहाँ हमारी अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गेट्स फार्मा है। अब गेट्स फार्मा जो है वो WHO जेनेवा सर्टिफाइड, पाकिस्तान की सर्टिफाइड एक कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया है। और पाकिस्तानी कोई 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ के अंदर आप GLP लो डोज से हाईएस्ट डोज तक लेके पर मंथ की बात कर रहा हूँ। पर वीक लगता है लेकिन ये पर मंथ की थेरापी की बात कर रही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ सबसे अच्छी की। अगर हम बात करें ना, 2 तरह की आती है, एक ट्रिजिपेटाइड है, दूसरी सेमाग्लूटाइड है। सेमाग्लूटाइड इज इवन चीपर, वो तकरीबन 10,000 11,000 रुपये पर मंथ में हाईएस्ट थेरापी के ऊपर आप लेके जा सकते हैं। तो वो जो आपकी बात के बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव बिल्कुल हमने सुना। ये तो बड़ी आपने मिसकंसेप्शन जो है ये क्लियर कर लिया। सो पीपल हु एक्चुअली डू नीड सीरियस हेल्प, उनके लिए बड़ी अफोर्डेबल चीज़ भी है। और आप जो बात करिए ना, पीपल डू नीड, एक्चुअली डू नीड, पाकिस्तान की 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली आइदर ओवरवेट और ओबेस। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, तो एडल्ट पॉपुलेशन के तकरीबन कोई 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली नीड हेल्प है, जिनको डायबिटीज़ से बचने के लिए, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बचने के लिए, फैटी लिवर से बचने के लिए, घुटनों की खराबी से बचने के लिए। क्योंकि जब एक दफ़ा ये चीज़ें हो जाती हैं ना, तो डेफिनेटली मॉर्बिडिटी इज़ वे टू हाई। मतलब हम अपने वालिदैन को घुटनों वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो मेरा जेन्युइनली उनसे सवाल था कि मैंने तो बाहर नहीं देखा किसी को, हमारे इतने रिश्तेदार कजन्स हैं कि 85 साल के घुटने ठीक होते हैं। यहाँ हर दूसरे पाकिस्तानी मर्द और औरत के घुटने क्यों खराब हैं? तो उन्होंने ये बताया कि एक वजह वजन भी है। एग्जैक्टली, एक वजह वजन नहीं, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह ही वजन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जब अचीव हो गया, जो टारगेट आप चाहते हैं वो अचीव हो गया, उसके बाद देन यू डोंट नीड दिस मेडिकेशन एनी मोर, या मेंटेनेंस मेडिकेशन? ये डिपेंड करता है। देखिए मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस डाइट थेरापी के ऊपर पेशेंट वेट मेंटेन करता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करता तो लो डोज
के अंदर GLPs अब पूरी दुनिया में अप्रूव्ड हैं कि वेरी लो डोज के अंदर आप GLPs देना शुरू कर देते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में भी दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ होती है जिसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, जैसे जैसे डाटा इकट्ठा होता जाता है हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इसके ये साइड इफेक्ट। इतना डेटा मिलके कितने सालों से इस्तेमाल हो रही है? अगर मैं बात करता हूँ ट्रिजिपेटाइड की तो तकरीबन 2 साल, सेमाग्लूटाइड की तकरीबन 5-6 साल, अगर मैं जनरली GLPs की बात करूँ तो पिछले 15-20 साल से ये यूज़ हो रही है। तो डाटा तो लोगों के मतलब हम तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट ही देखते हैं कि भाई आपके अंधे होने का खदशा है या ना सिर्फ ये डॉक्टर साहब पोस्ट जब देखते हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, कुछ इतनी एविडेंट वेट लॉस नजर आ रहा होता है। वेट लॉस नजर आ रहा होता है, ये जो साइड इफेक्ट्स की बात हो रही होती है। देखिए ब्लाइंडनेस जो है ना, अब ये ब्लाइंडनेस का एक सवाल आता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मरीज हमसे ये पूछता है। मैंने तो वो यूट्यूब चैनल पे देखा था, वो तो कह रहा था कि तुम लगाओगे तो अंधे हो जाओगे और या डिप्रेस हो जाओगे और दीवाने हो जाओगे, मतलब मेंटली अनस्टेबल हो जाओगे। हमारे मेडिकल में ना जो सबसे सेफ ड्रग या पहली ड्रग होती है डायबिटीज की, दैट्स मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफॉर्मिन कैन काज लिवर फेलियर। हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ग्रेडेड साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कितने रेयर हैं। अगर हम GLP थेरापीज़ की बात करें तो डेटा इकट्ठा हो रहा है। पहले कोहार्ट ने हमें ये बताया कि शायद ये 1 in 10,000 ब्लाइंडनेस करवा सकती है। दैन एक मेटा एनालिसिस आया जिसने बताया कि नहीं करवा सकती। दैन एक और मेटा एनालिसिस आया जिसने बताया कि शायद 1 in 10,000 से भी कम खतरा है। तो डाटा इकट्ठा हो रहा है जो हमें ये बताता है कि इवन अगर खतरा ब्लाइंडनेस का है भी सही तो वो इतना रेयर है कि शायद मेटफॉर्मिन के लिवर फेलियर के खतरे से भी कम है, जो हम सारा दिन उठा के मेटफॉर्मिन टैबलेट खा रहे होते हैं। तो आप बेनिफिट देखें और फिर आप रिस्क देखें, लेकिन अभी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ब्लाइंडनेस के ऊपर। तो हम अपने पेशेंट को ये ज़रूर कहते हैं कि अगर आई साइट में इशू हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस में और वो जो मिलियंस ऑफ पेशेंट्स का डाटा है उसमें अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस ब्लाइंडनेस का नहीं चीज़ नहीं है। फाइनली ये भी बता दें कि एनी डॉक्टर कैन रेकमेंड और आपको GLP या खुद से तो नहीं ना लें, खुद से तो ना ले, ये हेल्पलाइन पे करके कॉल क्योंकि यकीनन अभी आपकी बात सुन के यहाँ बड़ी एक्साइटमेंट हुई होगी लोगों में कि एक तो सस्ती हो गई है एंड वी कैन एक्चुअली अब तो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारे लोग। इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए और रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आइडियली आपका डॉक्टर कंसल्टेंट लेवल का होना चाहिए। देखिए कोई भी आप मेडिसिन किसी को लिखते हो ना तो कुछ कंट्रा इंडिकेशंस होती हैं, किसी खास बंदे को नहीं दे सकते। जैसे ये थेरापी अगर आपके खानदान में किसी को मेडुलरी कार्सिनोमा, थायराइड की हिस्ट्री है तो आप नहीं दे सकते, जो एक बहुत रेयर कार्सिनोमा है। अगर आपको पास्ट हिस्ट्री पेनक्रेटाइटिस की है तो आपको काशियसली देना पड़ता है। तो आपका डॉक्टर एटलीस्ट इस लेवल का हो कि वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ले, आपसे पूछे भाई ये 2-3 चीज़ें तो नहीं है, फिर वो आपको काउंसल करे कि भाई मैदे में जलन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और अगर होगी तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। प्रॉबेबली मैं रिकमेंड एस्थेटिक क्लिनिक्स के ऊपर या जनरल MBBS डॉक्टर्स ना रिकमेंड करें तो बेटर है, और खुद से तो खुदा के लिए ना लें, क्योंकि डेफिनेटली इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। देखिए व्हाट यू कैन डू इज कि इफ यू हैव दिस इशू तो आप व्हेन यू नेक्स्ट टाइम यू गो टू योर डॉक्टर कंसल्टेंट तो आप खुद भी इंक्वायर कर सकते हैं इस हवाले से, आस्क इफ इट इज फॉर यू। और मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी यहाँ यूजुअली जिम्मेदारी हमारी अम्मियाँ जो है ना, पर्टिकुलरली बच्चे पैदा हो गए उसके बाद जो वजन बढ़ा कम नहीं हुआ, ये हमारी जनरल एक हाउस होल्ड अम्मी एक इमेज है, अम्मी जैसे और हमारे यहाँ अम्मियाँ लुक लाइक एन अम्मी, शी हैज टू बी बिग, शी हैज टू बी बिग, शी इज यूजुअली ओवरवेट इंक्लूडिंग आवर अम्मीज। सो आप अपनी अम्मीज को लेके जाएं किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास और उनकी जिंदगियां आसान बनाएं, क्योंकि अम्मियाँ जो शिकायत करती हैं ना कि मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो आसानी होगी। डॉक्टर नदीम थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और सोचें इस बारे में। द गुड न्यूज़ है कि अब ये अफोर्डेबल हैं और अब लोकल हमारी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं एंड वर्ल्ड क्लास हो रही हैं। सोचने का मौका देते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम बात करने लगे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे 2025 पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ है, करप्शन के तासुर में कमी हुई है। 67% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। अब जरा खुद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है, आस्क योरसेल्फ एज वेल। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाला। दीज आर द फैक्ट्स जो आपके सामने हैं। 57% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है, 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। तो ये दोनों साइड बाय साइड भी चीज़ें चल रही हैं। साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है और
टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद पे मुश्तमिल किया गया। वाज़ेह रहे कि यह सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवाम का जो तासुर है, परसेप्शन जो तासुर है, उसको जाहिर करता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुल्क की मईशत ज़ुबूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामजन है, लेकिन ये रिपोर्ट पिछले माह आने वाली IMF की रिपोर्ट से मुतज़ाद है, सर्टनली, जिसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब, ये बात हकीकत है कि हमारी मईशत में स्टेबिलिटी आई, ग्रे लिस्ट से भी हम निकले और परसेप्शन अब बेहतर बताई जा रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन एक है परसेप्शन जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हकीकत उससे ज़्यादा अहम होती है। और हकीकत ये भी है सर कि IMF की जो गवर्नेंस और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई थी, जो 3 महीने बाद IMF के कहने पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी की, उसमें ये हकीकत बताई गई कि हमारी GDP का 6.5% करप्शन और एलीट कैप्चर की नज़र होता है। बहुत शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा ज़रा इस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना चाहूँगा कि ये जो सर्वे आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, इसमें जो एक बहुत बड़ा सैंपल साइज था वो पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड आउट था। तो जब लोगों से पूछा गया कि पिछले 1 साल में क्या आपने किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए कोई रिश्वत दी है, तो 66% ने कहा कि नहीं। तो तासुर का मतलब ये है कि जब एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन ये कह रही हो कि जी हमें किसी ने रिश्वत नहीं मांगी किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए, विच मीन्स कि मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी और मेरिट जो है वो इम्प्रूव किया है। इसी तरह अगर आप इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें, मुआशी इस्तेहकाम की बात करें, आपको याद होगा कि डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, लोग डिफॉल्ट के हवाले से यहाँ पे शर्तें लगा रहे थे। अल्लाह ताला का करम है कि वी कम अ लॉन्ग वे और हम इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें 60% लोगों ने ये कहा कि IMF के तहत जो रिफॉर्म्स हुए और जो हम फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकले, उसकी बदौलत इकोनॉमिक रिकवरी हुई और माशी इस्तेहकाम आया है। तो ये लार्जली बहुत पॉजिटिव सर्वे है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अपने इसके SOPs होते हैं, अपने क्वेश्चनर्स होते हैं और अपने साइंटिफिक प्रोसीजर्स होते हैं। ये जो परसेप्शन सर्वे होता है इसके लिए, एक तो ये बात हो गई। देखिए, दूसरी बात ये है कि जो IMF की रिपोर्ट आई थी, गवर्नमेंट ने वो कमीशन की, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो चल रहे हैं। और देखिए, कल जो IMF का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है उसके तहत IMF ने आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तारीफ की है। और जो वजीर आजम ने FBR के अंदर रिफॉर्म्स किए, फॉर एग्जाम्पल जो फेसलेस अप्रेजमेंट है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको अब किसी अफसर से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो कंप्यूटराइज्ड है और किसी के पास ये हक ही हासिल नहीं कि वो किसी से राब्ता करके कोई रिश्वत मांगे। इसी तरह ऑनलाइन पोर्ट डिलीवरी है। इसी तरह कस्टम्स के अंदर जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स हैं वो मेरिट पे हो रही हैं। डिजिटल इनवॉइसिंग है। मैं आज एक टेस्ट केस है, मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा जी FBR में मेरी सिफारिश कर दें पोस्टिंग के लिए। मैंने उससे कहा कि मैं सिफारिश करूंगा तो मुअत्तल हो जाओगे। उसने कहा कि आप वजीर हैं, आपके कहने पे मैं मुअत्तल हो जाऊंगा, ये हो नहीं सकता, मेरा फोन कर दें। एंड दैट गाय वाज सस्पेंडेड क्योंकि FBR के अंदर टोटली नेपोटिज्म और सिफारिश जो है वो मना कर दी गई है। तो देखिए, ओवरऑल एक मेरिट और एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है मुल्क के अंदर और इस सर्वे के अंदर भी वो अच्छी तरह रिफ्लेक्ट हुई। कुछ इकदामात का आता था, आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ हम आपसे और भी जानेंगे, लेकिन इस IMF की रिपोर्ट जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं दोनों, उसमें 2019 की एक एग्जांपल दी गई जब PTI की गवर्नमेंट में किस तरह शुगर एक्सपोर्ट कर दी गई और उसके बाद मुल्क में शुगर का बहरान पैदा हुआ। लेकिन ये हर हुकूमत में होता है, मतलब अभी भी होता है, पहले भी होता था, उससे पहले भी होता था। 1970 और 80 के आप अखबारात उठा के देख लें तो उसमें भी इस तरह की सुर्खियां आपको नजर आती थीं। जो जिस एलीट कैप्चर की IMF बात कर रहा है अपनी रिपोर्ट में, जो इसकी वजह से GDP का 6.5% वो कहता है कि बेहतर हो सकता है या उसका नुकसान कम हो सकता है, उस एलीट कैप्चर के खात्मे के लिए क्या किया अब तक हुकूमत ने? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल्ला साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और देखिए, इसमें 2019 की PTI की गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई। इसके फैक्ट्स क्या हैं? PTI की गवर्नमेंट में शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि चीनी की शॉर्टेज होगी, एक्सपोर्ट ना की जाए। हमारी एक्सपोर्ट में और उनकी एक्सपोर्ट में ये फर्क है कि जब हमने एक्सपोर्ट की तो चीनी सरप्लस थी, एक्सेस में थी और वाफिर मिकदार में मौजूद थी। जब उन्होंने की तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड कह रहा था कि जी मत करें, इसीलिए उनका मेंशन किया गया है, हमारा IMF की रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता डीरेगुलेशन की तरफ जा रही है।
और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनकी अपनी निगरानी में, हालांकि प्राइस कंट्रोल सूबों का मामला है, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने फुल क्रैकडाउन करवाया, लोग अरेस्ट हुए, जो होल्डर्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, मिल्स को सील किया गया। अब चीनी की एक बोरी जो किसी मिल से निकलती है, वो QR कोड उसके ऊपर है, उसको ट्रैक एंड ट्रेस किया जा सकता है और होल्डिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिधर 10 बोरियां भी इजाफी पड़ी थी, वो मिल्स भी सील हुई, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए। और आपने देखा कि जो एक तो कहा जा रहा था कि चीनी की कीमतें काबू में नहीं आएंगी, चीनी की कीमतें नीचे आईं और स्टेबल रहीं। और इस माफिया से जान छुड़ाने के लिए बिल्कुल एक्सपोर्ट की गई, मगर दैट वाज फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि इनकी होल्डिंग और इनकी ब्लैकमेलिंग में हुकूमत नहीं आना चाहती थी। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत फर्क है। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एलीट कैप्चर के ज़हनी तौर पे खिलाफ हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि मैं सैलरीड क्लास को जो है वो रिलीफ दूंगा। इस बजट में जो रिलीफ मुमकिन था दिया, आइंदा भी वो उनकी कमिटमेंट है सैलरीड क्लास के रिलीफ के लिए। एंड ही हैज अ माइंडसेट अगेंस्ट द एलीट कैप्चर। उन्होंने हर जगह, पंजाब में थे तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के तहत फार्म हाउसेस पे टैक्स लगाया, बड़े घरों पे टैक्स लगाया, बड़ी गाड़ियों पे टैक्स लगाया। अभी भी वो इसी रिफॉर्म के प्रोसेस पर अमल पैरा हैं और यही वजह है कि IMF ने भी इस रिफॉर्म की कल वाली अपनी प्रेस रिलीज में तारीफ की है और सराहा है। अच्छा तारड़ साहब, जब भी IMF का कोई ट्रांच आना होता है उससे पहले काफ़ी स्पेकुलेशन हो जाती है, बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, ऑब्वियसली रिजर्वेशंस होती हैं IMF की तरफ से भी। जिस तरह ऑब्वियसली हम इस रिपोर्ट की बात करने हैं, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, आप लोगों ने क्या यकीन दहानियाँ IMF को कराई अभी लेटेस्ट ट्रांच आने से पहले कि हम क्या क्या चीज़ें बदलेंगे या फिर किन चीज़ों पर नज़रसानी करेंगे? ये ऑब्वियसली कोई डिस्कशन, कोई अग्रीमेंट तो हुई होगी, तो क्या डिमांड्स थी और किस पे आप लोगों को लगता है दैट यू आर वर्किंग ऑन? देखिए, एक तो IMF के हवाले से बड़ा क्लियर है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आया है और उनकी हमेशा से ये एक डिमांड रही है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, अपने सिस्टम्स को रोबस्ट बनाएं, टैक्स कलेक्शन सिस्टम को बेहतर करें, वो मेरिट बेस्ड हो। तो ये तमाम रिफॉर्म का प्रोसेस उन्होंने कल, ये देखिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि IMF की रिपोर्ट में उन्होंने रिफॉर्म्स को सराहा है, इस्लाहात की तारीफ की है कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपने अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं। और उसके तहत देखिए प्राइम मिनिस्टर का एक होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा है, उसके तहत एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं, हम अपनी जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हैं, टैक्स बेस को ब्रॉडन कैसे कर सकते हैं, टैक्स कलेक्शन को मौसर कैसे बना सकते हैं, मुल्क के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कैसे आ सकता है। तो IMF की तारीफ करना रिपोर्ट के अंदर ये बड़ा रेयर होता है कि वो एक ट्रांच दें और साथ कहें कि जी आप अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे ये जारी रहेगा। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी, सस्टेनेबल सिस्टम्स और उसके साथ साथ जो टैक्स रिफॉर्म चल रहे हैं। और देखिए एक बहुत बड़ा स्टेप प्राइम मिनिस्टर ने कैशलेस इकोनॉमी का लिया, पूरी एक टास्क फोर्स है कैशलेस इकोनॉमी की। कैशलेस इकोनॉमी से ये होगा कि जब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, शफाफियत आएगी, बिकॉज अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे, कार्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ऑनलाइन सिस्टम्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, QR कोड का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। वो एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम जा रहा है और हमारी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह लीड ली है कैशलेस इकोनॉमी पे, तो मुल्क के अंदर जब कैशलेस इकोनॉमी आएगी, ब्लैक इकोनॉमी काउंटर होगी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी काउंटर होगी। अभी बिस्क के तमाम बेनिफिशरीज को ऑनलाइन सिस्टम पे मूव कर दिया गया है। तो देखिए ये कैशलेस इकोनॉमी इज अ ग्रेट इनिशिएटिव और इससे भी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और रिफॉर्म्स में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, ज़ाहिर है ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अगर परसेप्शन है तो वो आम है, लेकिन एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने अभी आई, कल परसों से बड़ा ज़ेर गर्दिश है एक टॉपिक, NCCIA जो इदारा बनाया गया था जिसने लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हल करना था, जो ख़वातीन हरासमेंट का शिकार हैं, जो सहाफ़ी हरास होते हैं, जो एक्चुअली ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको हल करना था। वहाँ पर एक यूट्यूबर हैं सादुर रहमान आज नोन एज डक्की भाई, उनका जो केस सामने आया और फिर हम ये मानते हैं और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई, घेरा तंग हुआ, लेकिन किस तरह सिस्टमैटिकली इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक ये गैंग लिटरली काम कर रहा था सिर्फ करप्शन करने के लिए, करोड़ों रुपए बटोरने के लिए फ्रॉम दिस यूट्यूबर्स आर रिच अक्रॉस द ग्लोब। ये सिर्फ हमारे यहाँ का फिनोमेना नहीं है। सो ये एक जिंदा मिसाल है कि किस तरह करप्शन और करप्ट लोग इदारों में बैठे हुए हैं और वहाँ पे पोस्टिंग्स भी होती हैं और वहाँ वो अपना काम करते हैं धड़ल्ले से, अनलेस एंड अनटिल के वन ऑफ केसेस जैसे इस केस में पकड़े गए सारे। देखिए एक तो NCCI एक नया इदारा था जो डकी भाई के साथ हुआ, वो उस पर बहुत अफसोस है। किसी इंसान के साथ ये नहीं होना चाहिए था, स्पेशली वो कि जो एक इन्फ्लुएंसर है
जो अपनी वीडियोस के थ्रू आगाही फैलाता है, जो अपनी वीडियोस के थ्रू पाकिस्तान की बात करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके होने के फौरन बाद हमने इट वॉजंट ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। जैसे ही ये रडार पे आया, इस पे मिलिट्री अथॉरिटीज़ ने, इस पे गवर्नमेंट ने, सब ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इस पर भरपूर तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और एक हाई लेवल इंक्वायरी इनिशिएट हुई और इसको पब्लिक भी किया गया। तो देखिए, हमारा तो ये एक नस्बुल ऐन है कि जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट हो और ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट होती हैं तो उसको खुद सामने लाया जाए और लोगों को बताया जाए कि जी हमने ये कार्रवाई इनके खिलाफ की है और इनकी आइंदा किसी के साथ नहीं होगा। और ये टेस्ट केस है, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की और तमाम इदारों की पॉलिसी है ओपननेस की, कि हमने जहाँ पे कोई ऐसा मामला आए उस पर फौरी तौर पे एक्शन भी हो, उसका सिदेबाब भी हो और जो विक्टिम है वो कॉम्पनसेट भी हो और इंश्योर किया जाए कि दोबारा ना हो। मैं आपको थोड़ी याद साहब, इनमें से कुछ लोगों के ताने बाने ब्लास्फेमी बिजनेस, आपको पता होगा एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी बंदुरानी साहब की, दीगर लोगों ने भी इस पे काम किया, उससे भी जुड़ते हैं। और विक्टिम कॉम्पनसेशन की भी आपने बात की है, जो 6 महीने 3 महीने इनके हत्थे चढ़ गया हो, वो वहां से निकल भी आए, तो क्या कॉम्पनसेशन होगी फिर? देखिए, हम पूरी तरह से उनसे राब्ते में भी हैं। ही विल बी ड्यूली कॉम्पनसेटेड एज पर हिज डिजायर। और देखिए, एक वक्त था कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था जो खातून के रेप के ऊपर ये कहता था कि वो घर से बाहर क्यों गई थी और उसने क्या पहना हुआ था, और ये भी कहा था कि मैन आर नॉट रोबोट्स। एक वो रवैया था। हमें वो वक्त भी याद है कि जब हज़ारा कम्युनिटी की बॉडीज बाहर पड़ी रही थी कई दिन और वज़ीर आज़म जिद में वहाँ नहीं गए थे और उनको भी उन्होंने जो है वो ब्लैकमेल किया था। देखिए, हमारी पॉलिसी ये है कि हम विक्टिम के साथ हैं, विक्टिम की कॉम्पनसेशन के लिए बात करेंगे, विक्टिम की हक की बात करेंगे और विक्टिम के साथ हर तरह का ताबन जो है वो एक्सटेंड करेंगे। जिस तरह की मैंने नॉट रोबोट। अच्छा अता साहब, आप हमारे साथ है ही मौजूद और आप हमें कम टाइम देते हैं, तो हमारे पास सवालात कुछ और भी हैं। बहुत से सवाल हैं। जैसे कि तार साहब, अभी हम IMF की रिपोर्ट की भी बात करें और IMF का जब भी जिक्र होता है तो इस्लाहात की बात होती है और सारी बात FPR पे चली जाती है और फिर क्या होता है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रही होती है आवाम, उस पर मजीद टैक्स आ जाता है। ये इस्लाहात की मद है, वो क्यों नहीं आगे बात जाती? जैसे दीगर और भी महकमे हैं, इदारे हैं, पुलिस फॉर वन, हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, इस्लाहात की ही बात हो रही है, तो और जगह क्यों नहीं जाते हम? देखिए, इस मुल्क के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ थ्रू टेक्नोलॉजी, और शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, सेफ सिटी लेके आए, फोरेंसिक लैब लेके आए, जिसके थ्रू हमने क्राइम को, टेररिज्म को काउंटर किया। अब FPR के अंदर भी वही टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहब भी टेक्नोलॉजी के तहत काम कर रही है, रिफॉर्म्स लेके आ रही हैं। FBR का जो रिफॉर्म है वो फोकस है टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखिए, जब टेक्नोलॉजी आएगी कोई टैक्स इवेड नहीं कर सकेगा। जब आप कहेंगे कि टैक्स, हमने अभी देखे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो टैक्स रिटर्न्स हैं आप दोनों भी फिल करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम हर साल फिल करके उसको फिर फाइल करते हैं। उन्होंने कहा इसको ऑनलाइन ले जाएं और सिंप्लीफाई कर दें कि जो तनख्वाहदार आदमी है वो कागजों का पलंदा फिल ना करे, वो कोई 25 सफ़े फिल ना करे। अगर उसकी सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम तनख्वाह है तो 2 पेजेस या 1 पेज के ऊपर आसानी से वो फिल कर सके। ये एक स्टेप था लोगों को इनकरेज करने के लिए कि लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल करें और मौसर तरीके से करें। और देखिए, जो डिजिटल इनवॉइसिंग है, पंजाब में मुझे याद है वज़ीर आज़म जब वज़ीर आला थे तो रेस्टोरेंट्स और कैफेज के अंदर उन्होंने एक स्कीम निकाली कि अगर आपको कच्ची रसीद देगा, आपने डिमांड करनी है कि मुझे जो है वो प्रॉपर रसीद इसकी चाहिए जो कंप्यूटर जनरेटेड है, जिसका FBR के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, अदरवाइज आप रिपोर्ट करें तो उसका उन्होंने इंसेंटिव रखा था। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। और देखिए, इस मुल्क के अंदर एक कल्चर बन गया है कि टैक्स ना देना और फिर कहना कि जी देखिए जी FBR बड़ी ज्यादती करता है। देखिए, FBR को भी उन्होंने कहा है कि वो अपना रवैया ठीक रखें, बिजनेसमैन के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, ताजरों के साथ, और उनके साथ मिलजुल के रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करें। बट ये जो मैं आपको रिफॉर्म्स बता रहा हूँ, सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न्स हो या डिजिटल इनवॉइसिंग हो या वो सिंगल पोर्ट डिलीवरी हो, ऑनलाइन डिलीवरी हो, बनाए गए हैं। तार साहब, अब जरा सियासत पे आ जाते हैं। बताएं, आप पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगवा रहे हैं? देखिए, गवर्नर राज की स्पेस तब पैदा होती है जब गवर्नेंस के लूप होल्स हों, गवर्नेंस के गैप्स हों और गवर्नमेंट अपना काम ना कर रही हो। तो ये प्रोविजन जो है फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए रखी थी कि जब ऐसी जरूरत पेश आए तो इसको इस्तेमाल किया जा सके। अच्छी बात है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पिछले दिनों NFC वाले इजलास में आए हुए थे और वो अब कोऑपरेट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, अच्छी बात है।
मगर ये ऑप्शन हर हुकूमत के पास मौजूद रहती है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम रहे सूबाई हुकूमत, जहां पे काउंटर टेररिज्म में नाकाम रहे, जहां पे गवर्नेंस के सीवियर इश्यूज हों, तो वहां पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए ये एक ऑप्शन है, और ये अगर ऑप्शन ये अवेलेबल है तो इसका जवाब भी होगा जब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी फिलहाल एक ऑप्शन के तौर पे ये मौजूद है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, ओनली टाइम विल टेल। बट देखिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, जिस तरह वो जा रही है, और जिस तरह इनका देखिए पेशावर के अंदर एक जलसा किया गया, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपकी पुलिस हो, आपके रिसोर्सेज हो, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, और पेशावर का ग्राउंड ना भरा जा सके, लोगों ने जो एंटी फौज बयानिया है उसको रिजेक्ट किया है। जो इन्होंने आर्मी चीफ या फौजी अफसरान या शोहदा या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक बयानिया बिल्ड किया था, उसको रिजेक्ट करते हुए लोग पेशावर के जलसे में नहीं गए। देखिए हम पॉलिटिशियंस हैं, हम एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं, आप मुझ पर करें, मेरी पार्टी पर करें, मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, हमारा काम है बर्दाश्त करना। बट जब आप कौमी सलामती के इदारों को जो है उनकी हर्जा सराई करते हैं और उनको अपनी पॉलिटिक्स में धकेलते हैं, लोग इसको बड़ा स्मार्टली देखते हैं, लोग बहुत अवेयर हैं अब, और लोगों ने इस वजह से इनकी कॉल रिजेक्ट की, वरना तो वहां पे लाखों बंदा होता पेशावर में। नहीं तो कमिंग बैक टू गवर्नर राजदीप तारड़ साहब, आपने कहा है कि इसके बारे में अभी देखेंगे कि आगे लगना है कि नहीं, व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट, क्या होगा कि आप कहेंगे कि नहीं अब ये गवर्नर राज हम लगा रहे हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली कोई ऐसे जी देखिए, एक तो मैंने गवर्नेंस की बात की, मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, काउंटर टेररिज्म की बात की। देखिए ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है केपीके के अंदर, वो टिम्बर माफिया हो, वो टोबैको माफिया हो, वो ऑयल की स्मगलिंग हो, वो बाकी मामलात हो। वाहिद सूबा है जहां पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां एनसीपी की प्लेट लगा के फिरती हैं, लिखा होता है कि ये नॉन कस्टम पेड है, इस पे कस्टम नहीं पे किया गया, ये स्मगल शुदा गाड़ी है। देखिए ये एक ऐसा निजाम वहां पे बन गया है। 12 साल से इनकी हुकूमत है, इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए, और देखिए केपीके के अवाम बड़े गयूर, बड़े गैरतमंद, बड़े बहादुर अवाम हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है। मगर क्या पीकेएलआई जैसा एक हॉस्पिटल मौजूद है? क्या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा एक हॉस्पिटल बनाया है? क्या दानिश स्कूल जैसा कोई स्कूल सिस्टम लेके आए हैं? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं? क्या उन्होंने टैक्स नेट को बेहतर किया है? आंसर इज नो। सेफ सिटी नहीं बना सके पेशावर का, फोरेंसिक लैब नहीं बना सके, सीटीडी फोर्स नहीं खड़ी कर सके, और बातें करते हैं फौज को जिसने उनकी सिक्योरिटी के पूरे सिस्टम को संभाला हुआ है, और रोज हमारे अफसर जवान वहां पे छाते दे रहे हैं, जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, ये उनको भी नहीं बख्शते। तो इनको चाहिए कि गवर्नेंस पे फोकस करें, और ये नारेबाजी की सियासत और ये जूतियों के नाप देने की सियासत, तस्वीरें साफ करने की सियासत, और जो शोराबाजी की सियासत है, जी बिल्कुल कंसर्निंग चीज़ें हैं ये जो सारी आपने पॉइंट आउट की हैं, लेकिन वहाँ की आवाम फिर भी उन्हीं को वोट देती है, तो शायद ये कंसर्न्स डेफिनेटली वैलिड हैं और हम सारों को तो होंगे, लेकिन वहाँ के लोग मैनेज कर रहे हैं इसके बावजूद। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी केपीके में नीचे जा रही है। उसकी वजह क्या है? इनको मैंडेट मिला है वहाँ पे लोगों की जिंदगी आसान बनाने का। ये ना हो कि ये सूबा इतना पीछे रह जाए कि लोग कल को कंपेयर करें कि जी फलां सूबे में तो ये सहूलियात मुयसर है, तो हमें ये सहूलियात मुयसर क्यों नहीं है। एक टाइम आएगा कि लोग सवाल करेंगे। यही वजह है कि अभी तमाम तर जोर के बावजूद ये अपना जलसा जो है वो कामयाब नहीं कर सके। और देखिए ये बहुत बड़ा बैरोमीटर होता है कि आप जब एक पब्लिक गैदरिंग करते हैं, रैली करते हैं, आप कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है अतार साहब, आज मुलाकात का दिन है। आप ऑल्दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह चुके थे कि अब मुलाकातें नहीं होंगी, सो कोई उस पर नजरसानी हो रही है, मुलाकात हो सकेगी आज या नहीं हो सकेगी? देखिए मुलाकात का इन्हिसार मेरी या किसी की ख्वाहिश पे नहीं है। मुलाकात का इन्हिसार कानून और ज़ाब्ते के ऊपर है कि कानून और ज़ाब्ता ये कहता है कि पॉलिटिकल बात नहीं होगी, एंटी स्टेट वहां पे कोई ऐसी कंस्पिरेसी नहीं होगी, आप प्रिजनर की वेलबींग पूछेंगे, आप प्रिजनर के लीगल मामलात पूछेंगे। तो जो मुलाकात बंद हुई है वो कानूनी बुनियादों पे हुई है, ना कि किसी की ख्वाहिश पर। देखिए मेरी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, मगर ये कानून के मुताबिक है। जिसने वायलेशन की है इंक्लूडिंग उस्मा खान, मुलाकात की तो कोई 1% भी इम्कान नहीं है। अच्छा, एक सजेशन और आ रही थी कल से, कुछ लोग कह रहे थे कि जी सियासी क़यादत को मिलने दें, बहनें वगैरह तो मिलती रहती हैं, और कुछ दीगर सियासी कायदीन मिलें और शायद कोई राह निकल सके, वो इमरान खान साहब को कन्विंस करें जाके, कोई रास्ता निकल सके, तसादुम की फ़ज़ा ख़त्म हो। कुछ वैसी ऑप्शन हो सकती है अगर कोई आपसे रब्ता करे जो हाँ दीगर सियासी कायदीन मिलना चाहें, तो कोई मुलाकात की गुंजाइश पैदा होगी? देखिए इनकी पार्टी के अंदर
लोग कह रहे हैं कि ही इज एंग्री, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, उनको हमारी आवाज आ रही है। तार साहब को थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू तार साहब फॉर बीइंग विद अस। बात तो सारी हो ही गई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई ऑप्शन है और अभी इट इज स्टिल एन ऑप्शन। इट इज स्टिल एन ऑप्शन, बट वो ऑप्शन भी अगर तो यूटिलाइज करना है तो आप कर लें। किस चीज़ का इंतजार है? वो भी नहीं। ये आप सजेस्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, सजेस्ट मैं नहीं कर रही, बट व्हाई इज इट लाइक अ हैंगिंग स्वॉर्ड? दिस इज लाइक अ हैंगिंग, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज लाइक पॉलिटिक्स। अच्छा, इस वीकेंड पर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया है कि वो 100 साल से सिनेमा पर राज करने वाली कंपनी वार्नर ब्रदर्स को ख़रीदने जा रहा है। ऐसा हुआ तो CNN, HBO वगैरह भी नेटफ्लिक्स की मिल्कियत बन जाएंगे और इस डील का हजम है $83 अरब। वाओ। अच्छा, ये अब तक खत्म ही नहीं है वैसे, क्योंकि अभी रेगुलेशन और शेयर होल्डर्स की मंजूरी जैसे कुछ इकदाम जो हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इकदाम, वो बाकी हैं। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा सौदा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी इसमें जो है वो कूद पड़े हैं। ऑब्वियसली उन्होंने तो आना ही होता है। कहा कि नेटफ्लिक्स के पास पहले ही ऑनलाइन मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है और अगर वार्नर ब्रदर्स जो हैं वो भी उनके पास चला गया तो ये इजारादारी ही बन जाएगी। बात सही की है वैसे। हाँ, क्या बिल्कुल बन सकती है। इसलिए सदर साहब खुद ये मामला देखेंगे। अब हर तरफ ये बहस चल रही है कि अगर ये डील हो गई तो होगा क्या। कुछ माहिरीन का मानना है कि इसके नतीजे में वार्नर ब्रदर्स और HBO वगैरह का सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। टीवी तो पहले ही खत्म हो रहा है। सिनेमास का भी शायद द एंड ही कंसिडर किया जाएगा और बस ऑनलाइन which would be sad। मतलब there is no alternative to watching something which is made for film on the big screen, मतलब मेगा स्क्रीन and that sound system। yes, तो वो और फिर वो सारों का इकट्ठे बैठ के, मतलब वो बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो अगर ख़त्म हो गया तो वो ज़रा अजीब सा हो जाएगा। जरा बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारा हिकमत ने हमें ज्वाइन किया है और फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने कौन सी बनाई थी भला, जल्दी से दुनिया को तो पता है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो हर लाइक दैट। तो इनसे बात करते हैं। बहुत सी बातें हैं। हमारा नेटफ्लिक्स जो सौदा करने जा रहा है, इसके बाद इसके पास टीवी और सिनेमा के जो हैं वो जायंट्स ही आ जाएंगे। लेकिन पीछे क्या रह जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ माहिरीन समझते हैं कि ऐसा हो गया तो फिर सब ऑनलाइन हो जाएगा, सिनेमा जाने का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? Well, very interesting question. As a Pakistani producer, I'm happy this earthquake which is being felt in Hollywood, we're not going to feel any tremor because our continent never got invitation to this party, thanks to our next door neighbors. लेकिन हमारा सिनेमा गोइंग कल्चर इससे बिल्कुल नहीं अफेक्ट होगा। हाँ, ग्लोबली it's a different story, but my opinion remains the same. I don't think OTT taking over Warner is going to kill cinema going culture in the long term. I mean, at least at this point, this is how it seems. If you look at history, every time there was some technological advancement in content consumption medium, whether it was TV sets that became a household item in developed countries in late 50s, or VCRs in 80s, later on DVDs, then cable, then satellite. In fact, at the time of satellite, there was, a mushroom growth of multiplexes. And then later on, last but not least, Netflix came and it gave a scare to all the theaters. That's when people really thought that, cinema is gonna die. But if we look at the numbers and figures,
cinema has all these years, for the past 56 years. I mean, throughout जी, it all, हर दौर में आपने बताया कि उन्हें कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, लेकिन सिनेमा फिर भी सर्वाइव किया है। अच्छा हमारा साहब, इस मुमकिन डील के ज़ाहिर है हम पाकिस्तान पे भी असरात की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि हमें तो कभी गुंजाइश मिली नहीं यहाँ जाने की, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क की इजारादारी है, नेटफ्लिक्स पर जो भी कंटेंट होता है इस रीजन से। अब हमारे पास जो कंटेंट बन रहा है, हमारा सिनेमा तो उससे अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पा रहा। अभी एक और मेजर फिल्म, ज़ाहिर है इतनी बड़ी स्टार कास्ट एंड वो भी लोगों की तवक्कुआत पे उस तरह से पूरा नहीं उतरी। अब मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या ऑप्शंस हैं? इंडस्ट्री कहें, टीवी की दफ़ा पे, केबल की दफ़ा पे, होम डीवीडी की दफ़ा पे, सैटेलाइट की दफ़ा पे, और फिर ओटीटी की दफ़ा पे शोर मचा था कि सिनेमा गोइंग कल्चर ख़त्म हो जाएगा। वो कभी हुआ नहीं। इनफैक्ट सिनेमा बिकेम स्ट्रॉन्गर। You can't compare it to watching content at home, although it's convenient, but it has an event value. You know, going to cinema, you want to be entertained in a social gathering sometimes. It's just like, you know, no matter how many food delivery services pop up and no matter how efficient they are, how good the food is, but you don't want to eat it alone all the time. You would rather eat at a restaurant with your friends and family. So same is the case with cinema. It's a communal experience and I don't think it's going anywhere. You don't think it's going anywhere? अच्छा, हमारे साथ ही रहें। बिल्कुल, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारा स्टे विद अस, एक और सवाल भी करना है, और ख़ास तौर पे बिकॉज वी हैव सम एग्जांपल्स जहाँ जब अच्छी फिल्म बने, क्वालिटी की फिल्म बने तो पैसा भी कमाती है और लोग आते भी हैं देखने। विल टॉक अबाउट दैट। इसके वार्नर ब्रदर्स एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, हमारा हिकमत साहिबा प्रोड्यूसर हैं, और उनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी करना है, मतलब हमारे यहाँ तो हर चीज़ डिफरेंट ही होती है, उल्टी ही चलती है पाकिस्तान में। आप हमारे साथ हैं, बताएं, लेजेंड ऑफ मौला जट ने दिखा दिया कि कंटेंट अच्छा हो तो कमाई भी अच्छी हो सकती है, और अब हमें आगे का सोचना बहुत ज़रूरी है। कुछ करना है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सा पैसा भी आना चाहिए और बहुत सा क्वालिटी का काम भी होना चाहिए। दिस गोज़ हैंड इन हैंड। क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये काम हुकूमत को ही करना पड़ेगा या फिर इंडस्ट्री का अपना भी कोई रोल होना चाहिए? और आपका तो अपना एक्सपीरियंस है, बताइए। Gee, we were very fortunate that we were able to shatter some preconceived notions about potential of the Pakistani box office. But let me be very clear, a blockbuster can be a milestone. It cannot be a model. It can create excitement. It can build confidence, but it cannot build infrastructure. That is... ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारा साहब, आपने वक्त दिया। सो या ओवरऑल जिस्ट ये है इस डिस्कशन का कि सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन देयर, सिनेमा वुड बी देयर। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गई, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, टेलीविज़न आ गया, उससे पहले VCR थे, उसके बाद DVDs एंड CDs थी, कंप्यूटर पे लोग फिल्में देखते थे, लेकिन सिनेमा का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। और बड़े अरसे से सारी चीज़ें जो है हैंड इन हैंड, साइड बाय साइड चल ही रही हैं, तो उसका इतना शायद खात्मा उस तरह नहीं होगा। अच्छा जी, पाकिस्तान के मौजूदा हालात जैसे भी हों, हमें आने वाली नस्ल से बहुत उम्मीदें हैं, और इसलिए कि ये लोग अभी से हमें अपना टैलेंट जो है वो दिखा रहे हैं, कम उम्री में ही कमाल अचीवमेंट जो हैं वो भी हैं। और ऐसे ही एक ग्रुप है लम्स के उन 4 तलबा का जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मॉडल यूनाइटेड नेशंस के चेयर बने, और तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी को ये एजाज़ मिला है। जस्ट बाय द वे, ऑक्सफोर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस दुनिया में तलबा का सबसे प्रेस्टीजियस इकट्ठ माना जाता है, जिसमें सिर्फ ऑक्सफोर्ड ही नहीं, कैम्ब्रिज और दीगर दुनिया की मानी ही जाने वाली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते हैं। इन सब तलबा के साथ नशिस्त करने वाले हमज़ा अतहर और महानूर कुल हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से बात करते हैं। हमज़ा अस्सलाम वालेकुम, महानूर आपको भी अस्सलाम वालेकुम। महानूर, सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, आपसे हम जानेंगे, टेल अस अबाउट दिस, ये क्या होता है फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो अबाउट इट। सो मॉडल यूनाइटेड नेशंस एक डिबेट का फॉर्मेट होता है। इसमें आप यू रिप्रेजेंट डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और आप उनकी थॉट्स एंड उनके फॉरेन रिलेशंस को लेके आप एक टॉपिक डिस्कस करते हो। सो टॉपिक्स रेंज फ्रॉम
जैसे different sorts of wars around the world, to artificial intelligence, to human rights, और आप towards the end of a conference आप एक draft resolution which is a sort of series of solutions आप एक propose करते हो अपने chairs को, and they're sort of to create some sort of change in the world. So that's sort of what Oxford's MUN is, where हम लोग European circuit के अंदर like हम अपने ideas लाते हैं और उनके साथ share करते हैं. ज़बरदस्त. ये बताइएगा हमजा आप कि how do you qualify to be a part of it? So to be a delegate, you just basically register yourself. To be a chair, it's basically because we're currently the executive council for Lumen, which is the largest MUN society within South Asia. I'm the president, Manur secretary general है. So basically हमारी collaboration होती है Oxford के साथ, wherein due to the prestige of our traveling teams, जहाँ पे हम Harvard National Man भी जाके जीतते आए हैं, हम in the past different international conferences जीत के आए हैं, तो हमारी Oxford के साथ collaboration थी जहाँ पे हम जाते हैं चेयर करने, और इस साल भी वो आ रहे हैं चेयर करने from 30 December to 2 January, जो हमारी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में लम्स के अंदर हो रही होगी. तो it's not so much of a qualification as much as it is a collaboration between two institutions. And how important is it for students, मतलब आप जैसे बच्चों के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेना और फिर इस तरह इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की वजह से जो एक्सपोजर मिलता है, how networking होती है, how important do you think it is? So it is very important because एक तो आपको global exposure मिलता है. You get to be a part of the global village and you get exposed to different cultures. Apart from that, it teaches you a lot of real life skills which are applicable in the industry and within the future as well. So outside of the classroom learning बहुत important होती है, which I think we all can agree upon, and this is what it teaches you. It teaches you stakeholder management, लोगों के साथ negotiate कैसे करना है, and it also teaches you how to resolve situations under a crisis situation as well. So I think Manu, if you have anything to add. I also think like especially like for young kids, it's really important to learn how to form an opinion on something and to understand politics and to understand कि आपका to critically think, right? So this is why like I've always encouraged something like this, learning how to read through a country's foreign policy and understand कि मेरी country का stance क्या है इस topic पे और like मेरी government कर क्या रही है इन मसलों के बारे में. So like that's why I think it's really important. Well, wonderful, Manur. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, हमजा and Manur. For the Model United Nations. बिल्कुल बड़ी achievement है जी. All right, that's all for today. And we're going to see you tomorrow 9 a.m. Have a great day.